सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक जो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 2 संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के प्रश्न उत्तर। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन है जो संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि जिस प्रकार भूमि एवं पूंजी उत्पादन के मुख्य संसाधन होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश कर लोगों को भी मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे मानव पूंजी भी भूमि एवं भौतिक पूंजी की भांति उत्पादक बन जाती हैं। इसे ही संसाधन के रूप में लोग की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट साथियों, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है जो मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। उत्तर है भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से अच्छा माना जाता है क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट साथियों, अगला 3 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समिति में वृद्धि करती हैं और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती हैं। शिक्षा के कारण ही समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। शिक्षा विज्ञान और तकनीक के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण में उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरह से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं कीगी। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट देखते हैं साथियों 5 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो इसका जो आंसर देखते हैं, किसी भी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशल एवं उत्पादक होता है, जिससे देश के उत्पादन में तो वृद्धि होती है, साथ ही उस व्यक्ति के स्वयं की आय में भी वृद्धि होती है और उसके सम्मुख और भी अधिक वेतन के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति की आय बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप पहले से बेहतर जीवन यापन कर पाता है, जबकि इसके विपरीत एक अस्वस्थ व्यक्ति किसी संगठन पर बोझ होता है तथा वह स्वयं के जीवन हेतु भी पर्याप्त आय नहीं कमा पाता तथा नीचा जीवन व्यतीत करता है। अतः किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य उसके कामयाब जीवन का आधार है। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर क्वेश्चन है जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के किस तरह विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। तो इसका जो आंसर है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा की गई विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को निम्न 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सारी क्रियाएं हैं ये सब कृषि पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट है आगे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे कच्चे माल को मानव उपयोगी निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाओं को शामिल किया जाता है।
नेक्स्ट साथियों, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो स्वास्थ्य कुल 3 प्रकार की सेवाएं, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है जो आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में निम्न अंतर है। सबसे पहला, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का संबंध लोगों के धन कमाने और व्यय करने संबंधी क्रियाओं से है। इसके अंतर्गत लोग जिन क्रियाओं से वेतन तथा लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं सहित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, जो गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जिनका संबंध किसी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से नहीं होता। गैर आर्थिक क्रियाएं अधिकांशतः स्व उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है साथियों 9 नंबर क्वेश्चन। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें तथा आपको ये संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले 8 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन कार्यों वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। तो इसका उत्तर है कि किसी भी व्यक्ति के आय अथवा वेतन को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व हैं शिक्षा एवं कौशल। भारत में शिक्षित व्यक्तियों के सम्मुख रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं तथा उन्हें वेतन से भी अधिक मिलता है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। उन्हें निम्न वेतन वाले कार्य करने पड़ते हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाओं में कौशल का अभाव पाया जाता है। नियोक्ताओं का यह भी मानना है कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। वे उत्पादन में पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाती। अतः कम कौशल के कारण महिलाओं को कम वेतन वाले कार्य में नियोजित होना पड़ता है। नेक्स्ट है साथियों 9 नंबर क्वेश्चन। बेरोजगारी शब्द की आप क्या व्याख्या करेंगे। तो उत्तर है बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से जिसमें किसी व्यक्ति को काम करने की योग्यता एवं इच्छा होने के उपरांत उसे प्रचलित मजदूरी पर रोजगार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आगे 10 नंबर क्वेश्चन है जो प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। इसका उत्तर देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें किसी कार्य पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। वे लोग काम करते नजर आते हैं परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं क्योंकि उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है जिसमें कृषि भूमि पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए किसी भूमि पर 3 व्यक्तियों का योग्य कार्य है किंतु उस परिवार के 5 लोग लगे हुए हैं तथा उनमें 2 लोगों को काम से हटा लेने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट है आगे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी मौसम विशेष या किसी समय अवधि हेतु रोजगार मिलता है तथा शेष समय में वह बेरोजगार रहता है तथा रोजगार की तलाश में है। जैसे गुड़ तथा चीनी उद्योग में लगे मजदूरों को कुछ समय हेतु विशेष हेतु रोजगार मिलता है जब गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आगे 11 नंबर क्वेश्चन। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो उत्तर है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक समस्या है क्योंकि भारत में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का निरंतर विस्तार हो रहा है किंतु रोजगार के अवसरों में इतनी वृद्धि नहीं हो रही। 2 नंबर पॉइंट है यहाँ किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हैं तथा दूसरे क्षेत्रों में प्रशिक्षितों की कमी है। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट है 3 नंबर पॉइंट जो यहाँ की शिक्षा रोजगारोन्मुख ही नहीं है। 4 नंबर है भारत में जिस तेज़ी से 65 वर्षों से जनसंख्या बढ़ी है उस तेज़ी से गति से रोजगार के अवसर सर्जित नहीं हुए हैं। आगे है आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सर्जित कर सकता है। तो इसका उत्तर है कि भारत कृषि के क्षेत्र में विशेष रोजगार के सर्वाधिक अवसर दे सकती हैं। कृषि महाविद्यालय में कृषि से संबंधित पढ़ाई करवाकर किसी इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर लेने से खेतों की उपज में वृद्धि की जा सकती है। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का नया काम सर्जित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव में सिलाई का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस तरह से भारत कृषि और सिलाई के क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर देने का काम कर सकता है।
नेक्स्ट है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन है जो, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए, शिक्षा से संबंधित नए नए रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए, कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत हो गया? तो इसका जो उत्तर है हाँ, पहले गांव में सड़क, अस्पताल, बाजार, बिजली, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज ये सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। कृषि से संबंधित सरकार ने भी सारी योजनाएं लागू की है, उन्हें कृषि के लिए बढ़ावा दिया। आज स्कूल, कॉलेज, बाजार में रोजगार के सर्वाधिक अवसर हैं, जहां पर पुरुष और महिला दोनों काम आसानी से करके अपनी जीवन निर्वाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 15 नंबर क्वेश्चन है जो, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यों? तो इसका जो उत्तर है कि मानव पूंजी सबसे अच्छी पूंजी मानी जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है। मानव पूंजी की उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक अर्थशास्त्र विषय की इसके जो अध्याय संख्या 2 संसाधन के रूप में लोग, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के जो प्लेलिस्ट हैं, इसके अंदर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों के सभी जो कक्षा 9 के संपूर्ण वीडियो इनके एक साथ उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनका एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।